नमस्कार दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे। एमएसएसओ की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये 22nd वीडियो होगा जो मेरा फ्री का इनिशिएटिव चल रहा है यूट्यूब पे। तो अब तक 21 वीडियो आ चुका है, ठीक है। जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। एमएसएसओ टारगेट, एमएसएसओ केजीएमयू एंड कल्याण एम्स कल्याणी करके था, एम्स मंगलागिरी का। तो अभी वो प्लेलिस्ट का नाम मैंने चेंज नहीं किया है, अब तो मर्ज हो गया, एमसीआर ही हो गया है। तो उसमें 21 वीडियो आ चुका है, ये 22nd यानी 22वां वीडियो होगा। इसमें मैं हेल्थ और अभी तक मैंने सोसाइटी और सोसाइटी के बाद सोशल प्रॉब्लम उससे रिलेटेड चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। तो इसमें हेल्थ क्या है और करंट में हेल्थ की क्या कंडीशन है इंडिया में, उससे रिलेटेड स्कीम, उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, जो एमएसएसओ वाले जो है पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा चांसेस हैं आने की, वो क्वेश्चन और वो पॉइंट्स मैंने कवर किए इसमें। तो देखते हैं। बाकी ये पेड बैच का ही कंटेंट है, बट पेड बैच में मैं थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन कर पाता हूँ, यहाँ वो डिस्कशन नहीं हो पाता है। और ये वन टाइम में सारा सिलेबस एक बार में कवर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। हेल्थ क्या है पहले तो, इंडिया का क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया हेल्थ केयर सिस्टम फेसेस चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज एंड एक्सेस टू क्वालिटी सर्विसेज, स्पेशली इन रूरल एरियाज। तो आप लोगों को पता ही है कि जो सबसे ज़्यादा इश्यूज़ हैं वो रूरल एरियाज़ में है। रीज़न क्या है? रूरल एरियाज़ में लोग ज़्यादा रहते हैं और बेडेड जो हैं हॉस्पिटल्स जो हैं वो कम हैं। ज़्यादातर कहाँ है? अर्बन एरियाज़ में। तो इस जो है गैप को फिल करने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है गवर्नमेंट ने खोला, जिसको रीनेम कर दिया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। तो बट फिर भी अभी वो लैकिंग है। तो कुछ डेफिनेशन है हेल्थ का एज पर द WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। कोई इन्फॉर्मिटी और डिजीज़ के एब्सेंस में जो कंप्लीट फिजिकल यानी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, उन्हीं को ही, उसी कंडीशन को हेल्दी कहा जाता है। तो हेल्थ इज़ अ होलिस्टिक कॉन्सेप्ट दैट इंक्लूड्स नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ इलनेस बट आल्सो ओवरऑल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। वेलबींग मतलब एक जो है बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जीना, हैप्पीनेस के साथ जीना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसको फिजिकल इलनेस है उसी को अनहेल्दी बोलते हैं। जो सोशली जो है साउंड नहीं है, मेंटली साउंड नहीं है, तो वो भी अनहेल्दी ही है। डिजीज़ क्या होता है? डिजीज़ इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और माइंड, usually characterized by specific sign and symptoms। क्या होता है? disease can be infectious disease like communicable disease or non-communicable disease and can impact physical or mental health। तो ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो ये क्यूरेबल भी होता है, ये डिजीज़ है, ठीक है। फिर डिसऑर्डर क्या है? डिसऑर्डर रिफर्स टू अ कंडीशन दैट डिसरप्ट्स नॉर्मल बॉडली फंक्शन। तो इसमें बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, बट मे नॉट ऑलवेज बी अकम्पनीड बाई क्लियर सिम्टम्स आर साइन लाइक डिजीज़। तो डिजीज़ की तरह क्लियर साइन नहीं होते। लाइक डिसऑर्डर कैन अफेक्ट अ पर्सनस बिहेवियर, मूड और थिंकिंग। जैसे मेंटल डिसऑर्डर है और बॉडी सिम्टम्स लाइक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये क्या है? डिसऑर्डर हो गए। एपिलेप्सी भी डिसऑर्डर है। देन डिसेबिलिटी क्या है? डिसेबिलिटी इज़ फिजिकल और मेंटल इम्पेयरमेंट, यानी जब आपकी टोटल फंक्शनिंग में कुछ चीज़ें अधूरी हो जाए, इम्पेयर्ड हो जाए। दैट लिमिट्स अ पर्सनस एबिलिटी टू एंगेज इन सर्टेन एक्टिविटीज़ और इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट। डिसेबिलिटीज़ कैन बी कंजेनाइटल यानी जन्मजात भी हो सकता है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, और एक्वायर्ड डेवलप ड्यूरिंग अ पर्सनस लाइफ टाइम। और जब जीवन में कभी भी किसी भी पड़ाव पे, मोड़ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके वजह से भी, जैसे एक्सीडेंट हो गया या पैरालिसिस हो गया। तो कंजेनाइटल जैसे क्या है? कंजेनाइटल में क्या आता है? सेरेब्रल पैल्सी एक कंजेनाइटल है जो बाई बर्थ होता है। अक्वायर्ड लॉस ऑफ लिम्ब ड्यू टू एन एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई पैर कट जाना, हाथ कट जाना। एक्ट्स एंड स्कीम्स लाइक द, जो इससे रिलेटेड है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, RPWD एक्ट 2016 में आया था,
ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ हो गया। देन आता है कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है छुआछूत वाला रोग, ठीक है, जो छुआछूत से फैलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। तो कम्युनिकेबल में जैसे इन्फेक्शियस एजेंट क्या होते हैं, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, पैरासाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो इंसानों से जानवरों से इंसानों में होता है उसको जूनोटिक बोलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आप जितना देखते हो, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गया, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, बिहेवियरल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, ये सब क्या है, ये नॉन कम्युनिकेबल में आते हैं। सबसे ज़्यादा मौत होती है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती है। करंट का डेटा ये है। प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेजर्स में क्या होता है, प्रिवेंटिव मेजर्स में जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। तो इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन लाइक देखो आप, पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, इन सब बीमारी से पहले सबसे ज़्यादा मौत होती थी। इसीलिए जब आप देखोगे तो 1947 के आसपास की जो औसत आयु है इंसान की अपने देश में, वो बहुत कम थी। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, लगभग 32 ईयर्स औसतन लोग जीते थे, ठीक है। और उस टाइम जो फर्टिलिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा हाई थी, फर्टिलिटी थी 6 के आसपास। और करंट में कितनी हो गई, टारगेट 2.1 लाना था 2025 तक, लेकिन ये और घट गई है, 2 हो गई है। और सेक्स रेशियो कितना हो गया है, एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th एडिशन, ये हो गया है 1024 आउट ऑफ 1000 मेल, यानी महिलाओं की संख्या बढ़ गई है। तो हाइजीन और सैनिटेशन से भी हम रोक सकते हैं ऐसे डिजीज़ को होने से। वेक्टर कंट्रोल के लिए हम मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ जो भी है, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, तो इसके लिए हम नेट प्रोवाइड करते हैं, जो मच्छरदानी होता है, स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड्स जो मच्छरों को मार देते हैं, उनकी ब्रीडिंग को रोक देते हैं। तो ये जो है प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने के लिए प्रमोट करते हैं, और सेफ़ निडल यूज़ करने के लिए, मतलब सिंगल यूज़ निडल के लिए जो है प्रमोट करते हैं। हेल्थ एजुकेशन करते हैं फॉर प्रिवेंशन पर्पज़, कि कैसे जो है आप अपने आप को हाइजीनिक रख सकते हो और कम्युनिकेबल डिजीज़ से खुद को बचा सकते हो। क्यूरेटिव मेजर्स तो सबके अलग अलग होते हैं, उस पर हम जाएंगे नहीं। एंटीबायोटिक्स एंड एंटीवायरल्स, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल चलता है, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक चलता है। क्वारंटीन एंड आइसोलेशन, ये भी एक क्यूरेटिव मेजर है, जो आपने कोविड-19 में देखा है, HIV, इबोला और जो अभी HMPV चल रहा है उसमें भी यही हो रहा है। हॉस्पिटलाइजेशन एंड सपोर्टिव केयर ऑन द बेस ऑफ सिम्टम्स करते हैं, और जैसे जैसे सिम्टम्स जो आते जाते हैं उसका ट्रीटमेंट होता जाता है। प्रिवेंशन एंड क्यूरेशन मेजर्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में भी जो हम प्रिवेंशन और क्यूरेशन की देखते हैं, तो हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं, हेल्दी डाइट को प्रमोट करते हैं। तो जो ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ये सब हेल्दी लाइफस्टाइल से कंट्रोल हो जाती है। और ये सब लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हैं भी। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत टॉक्सिक है, बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड है, तो ये सब चीज़ें होने के खतरे बढ़ जाते हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइज को प्रमोट करते हैं। जो नेशनल फिज़िकल एक्टिविटी गाइडलाइन है वो 30 मिनट के लिए 24 घंटे में कहता है फिज़िकल एक्टिविटी अगर आप करते हो तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की जो और स्ट्रोक की जो होने की दर है वो घट जाएगी। टोबैको एंड एल्कोहल कंट्रोल के लिए नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जा रहा है, टोबैको कंट्रोल करने के लिए। और इसके लिए एक एक्ट भी है जिसको कोटपा एक्ट बोलते हैं, और कोटपा एक्ट के तहत 80% एरिया जो भी होता है टोबैको प्रोडक्ट का, उस पर जो है ये एडवर्टीज़मेंट होना चाहिए और गाइडलाइन होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, चेतावनी होना चाहिए, चेतावनी की ये जो है कितना नुकसान करता है, कितना घातक करता है 80% एरिया पे। इसीलिए आप देखते हो सिगरेट लेते हो या कोई भी टोबैको प्रोडक्ट लेते हो तो उस पर जो सड़ा हुआ मुंह और ये सब दिखाते हैं, 80% प्लेस पे होता है। अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली स्क्रीनिंग, अगर सही टाइम पे जांच हो गया, सही टाइम पे जो है ये पता चल गया कि क्या है, तो उसका इलाज भी बहुत जल्दी हो जाता है। मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है। तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो कि 1982 में आया था, और फिर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंडर डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ चलाया गया, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, वो आया 1996 में। और इससे रिलेटेड और आया MHA मेंटल हेल्थ एक्ट, ये आया 1987 में।
और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया 2017 में। PWD एक्ट आया, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में, एंड देन RPWD एक्ट आया 2016 में। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं। रिहेबिलिटेशन एंड पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर बेसिकली ऐसे लोगों के लिए यूज़ होता है जो टर्मिनली इल पेशेंट होते हैं एक हिसाब से, मतलब जिनका फाइनली 100% ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, उन्हें लॉन्ग टर्म केयर की ज़रूरत है, तो उसको पैलिएटिव केयर बोलते हैं। पैलिएटिव केयर से रिलेटेड अब कई नियम कानून भी बनाए गए हैं, तो ये बेसिकली कैंसर पेशेंट में भी यूज़ होता है पैलिएटिव केयर। और इसी के तरीके से होता है एक हॉस्पाइस केयर भी होता है टर्मिनली इल पेशेंट के लिए। ये शब्द याद रखना, ये पूछा गया है। इसी तरीके से अल्मोनर एक शब्द यूज़ होता है, क्वेश्चन आया हुआ है, तो अल्मोनर उसको बोलते हैं, मेडिकल सोशल वर्कर को अल्मोनर बोला जाता था पहले यूनाइटेड किंगडम में। कुछ स्कीम्स हैं जो देख लेते हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो कि 2005 में आया, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में आया, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को फोकस किया। और ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी इससे पहले सबसे जो इनिशियल स्टेज में आया 1983 में आया है, और फिर उसके बाद में 2002 में आया है, फिर 2017 में आया। तो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर जो कि 2.5% तक लाने का टारगेट है 2025 तक, अभी ये 1.25% के आसपास ही हमारा जो GDP का हेल्थ पे खर्चा होता है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में आया, यानी NRHM आया 2005 में, फिर NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन आया 2013 में, और NHM भी आया 2013 में, सॉरी NRHM रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में और रिमोट एरियाज़ में जो है हेल्थ सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए फोकस था। NUHM अर्बन एरिया में जो स्लम एरिया था, अंडर प्रिविलेज्ड एरिया था, उनको सर्व करने के लिए फोकस था। और NHM इन दोनों का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन दोनों का मर्जर हो गया इसमें 2013 में ही। तो ये 2013 में NHM बनाया गया और NHM के अंडर इन दोनों को रख दिया गया। तो ये है बेसिकली इससे रिलेटेड फैक्ट। NUHM NRHM का यही इसमें दिया हुआ है जो हमने अभी आपको बताया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन है कुछ, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। तो इसका आंसर भी हो जाएगा द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कम्युनिकेबल डिजीज। तो ट्यूबरकुलोसिस एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि एयरबॉर्न डिजीज़ है, और कोई TB वाला पेशेंट है, अगर वो खांसता है, छींकता है, तो सामने वाले को होने के खतरे होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है वो है माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, ये इसी से होता है। डायबिटीज़ क्या है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, छुआछूत से नहीं होता। स्ट्रोक भी NCD है, एंड कैंसर भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का मेन क्यों रखा गया, तो इंश्योर चिल्ड्रन अंडर 5 years रिसीव इसेंशियल वैक्सीन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटो बाइट। तो मॉस्किटो बाइट से क्या होता है, मलेरिया होता है। ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम से होता है। HIV और एड्स में क्लियरिटी रखना। एड्स क्या है, एक डिसऑर्डर है, एक डिजीज़ है, और HIV क्या है, वायरस है। ठीक है, तो इस वायरस का लोड जब बढ़ जाता है तो एड्स माना जाता है कि उस स्टेज को एड्स हो गया। एंड कैंसर भी जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है। व्हाट इज़ द टारगेट एज ग्रुप फॉर द आयुष्मान भारत वय वंदना योजना। तो वय वंदना जो कि मोदी जी ने 29 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया। 70+ जो भी इंडिविजुअल है वो सब वय वंदना कार्ड में कवर हो जाएंगे, और 5 लाख रुपए का उनका स्वास्थ्य का बीमा हो जाएगा। 5 लाख रुपए तक वो स्वास्थ्य का अपना इलाज करा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिवेंटिव मेजर फॉर कम्युनिकेबल डिजीज। तो प्रिवेंटिव मेजर में वैक्सीन आता है, सर्जरी और एंटीबायोटिक से क्यूरेटिव में आएगा, यानी उपचारात्मक आएगा, और ये रोकथाम में है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का जो प्राइमरी फोकस है वो क्या है, टू इम्प्रूव हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में, स्पेशली मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। क्योंकि सबसे पहले हमारा जो सबसे मेजर इशू है आज भी, जब मैटरनल हेल्थ जो है ये इसके साथ बहुत धोखा हो रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में पहले तो जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में, यानी पहले 3 मंथ में स्टार्टिंग के जो प्रेगनेंसी है वो रजिस्टर करानी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया है, तो यही रजिस्टर कराते।
बाकी फर्स्ट से और डिलीवरी तक कम से कम जो है 3 बार एटलीस्ट चेकअप कराना होता है एक एक्सपर्ट से, बट वो भी नहीं कराते। तो सबसे ज़्यादा जो इशू होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का, जो कि काफ़ी कम हुआ है, 97 पे पहुंच गया है अब। और जो चाइल्ड हेल्थ है, यानी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, ये काफ़ी ज़्यादा था। तो उसको कम करने के लिए ही इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ाया गया। व्हाट इज़ द रोल ऑफ आशा वर्कर इन हेल्थ केयर? तो आशा वर्कर का क्या काम है? टू सर्व एज अ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, प्रमोटिंग हेल्थ अवेयरनेस एंड फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू सर्विसेज। तो आशा वर्कर बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम करती हैं, और जो भी प्रोग्राम होता है उसको हेल्थ से रिलेटेड, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड, वो उसको जो है इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती हैं। यानी देखा जाए तो ये स्वास्थ्य विभाग का ग्रामीण क्षेत्रों में ये न्यू है, जो कि बहुत ही मेहनत करते हैं ये लोग। और इनकी 1000 पॉपुलेशन पे एक जो है आशा वर्कर की सीट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? तो कैंसर नॉन कम्युनिकेबल है, बाकी कम्युनिकेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्यूरेटिव मेजर्स फॉर कम्युनिकेबल डिजीज? तो क्यूरेटिव मेजर्स क्या है? क्वारंटीन एंड आइसोलेशन, ये क्यूरेशन में आता है। बाकी डाइट कंट्रोल, वैक्सीन, ये प्रिवेंटिव मेजर्स में आ जाएंगे। विच ऑफ द हेल्थ केयर इनिशिएटिव एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल कवरेज फॉर सीनियर सिटीजन एज्ड 70 ईयर्स एंड अबव? तो ये हमने आपको बता ही दिया, आयुष्मान भारत वय वंदना योजना। व्हाट इज़ द की फोकस ऑफ द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन? तो की फोकस है टू प्रोवाइड कम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विस इन अर्बन स्लम्स एंड अंडर सर्व्ड एरियाज। विच प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर पेशेंट्स विद लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज? तो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के लिए आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस तो है ही, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भी है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना नहीं आएगा, ठीक है, ये राष्ट्रीय आरोग्य निधि आ जाएगा, और आयुष्मान भारत स्कीम आ जाएगी। ये PMSSY का जो मेन उद्देश्य है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डेवलप करना और एम्स डेवलप करना, एम्स जैसा रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप करना, ठीक है। तो टारगेट था इनका 75 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को इम्प्रूव करने का, तो उसमें काफ़ी काम हो रहा है PMSSY। विच मेजर्स इज एसेंशियल इन प्रिवेंटिंग वेक्टर बॉर्न डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू? ठीक है, तो कौन सा मेजर है? इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स एंड एलिमिनेटिंग ब्रीडिंग साइट्स। तो जो मच्छर जहाँ पे पैदा हो सकते हैं वहाँ पे दवा का छिड़काव करना, और मच्छरदानी का जो है मच्छरदानी लगाने के लिए प्रमोट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए प्रिवेंटिव मेजर क्या है? हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो नीडेड होते हैं उस पर ये क्वेश्चन है, मतलब ये थोड़ा टेबल है। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कहाँ पे होते हैं? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे एक होते हैं, ठीक है। और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एज पर गाइडलाइन 15,000 से 20,000 पॉपुलेशन पे बनाया जाता है अर्बन एरिया में, और रूरल एरियाज में 3,000 से 5,000 पॉपुलेशन पे, ठीक है, जहाँ पे एक CHO होते ही होते हैं। बाकी और भी होते हैं जो सिक्योरिटी स्टाफ है, सैनिटरी स्टाफ है, MPW है, और स्टाफ नर्स, मेडिकल ऑफिसर। ये सैंक्शन है बट अभी तक लागू नहीं हुआ है, ठीक है। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है 2018 फरवरी में जो है ये लागू हुआ था फॉर फ्री कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। और जो पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ओपन हुआ था वो 14 अप्रैल 2018 को इन जंगला छत्तीसगढ़ में ओपन हुआ था, ठीक है। तो ये फैक्ट्स आप याद कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेल्थ सेंटर, तो हेल्थ सेंटर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। उसके बाद में द रीब्रांडिंग प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू द कंप्लीटेड नेशन वाइड बाय द एंड ऑफ 2023। डिसीजन टू रीनेम आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एज आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो 2013 में इसका नाम बदल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। ये क्वेश्चन बन सकता है। मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन रीइंफोर्सिंग द आइडेंटिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ दिस प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है प्लेन एरिया में 5,000 पे, और हिली एरिया में 3,000 पे, ग्रामीण क्षेत्रों में और अर्बन में ही 15 से 20,000 पे रहता है, और 2 बेड की कैपेसिटी होती है फॉर डे केयर सर्विस अकॉर्डिंग टू IPHS। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन प्राइमरी हेल्थ केयर, तो 30,000 से 50,000 के पॉपुलेशन पे PHC बनाया जाता है। प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और जो इम्यूनाइजेशन सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड होती हैं। वहाँ पे एक मेडिकल ऑफिसर होते हैं, 2 से 3 नर्सेज होती हैं, एक फार्मासिस्ट होते हैं, एक लैब टेक्नीशियन, 2 से 3 ANM, एक हेल्थ वर्कर,
ठीक है। तो ये मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर पे इनका सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, प्रिवेंटिव मेजर्स पे और हेल्थ अवेयरनेस पे फोकस करते हैं। CHC 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन पे बनाया जाता है और इसमें इतने स्पेशलाइज्ड होते हैं और ये पहला फर्स्ट जो है रेफरल सेंटर के तौर पे माना जाता है CHC। तो इसमें इतनी सर्विसेज होती हैं। स्पेशलाइज्ड केयर होता है, रेफरल केयर होता है PHC और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से। सर्जरी और ऑब्स्टेट्रिक पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट होते हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर का भी यहाँ पे जो है मैनेजमेंट देखा जाता है। एडवांस डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जो है एजुकेशन भी प्रोवाइड कराई जाती है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर होता है और आप लोग देखे हैं डिस्ट्रिक्ट में मोर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं इन कंपेयर टू CHC। ठीक है, तो ये टर्सरी और सेकेंडरी दोनों में आता है। 2 तरीके का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। तो बेसिकली इसको यहाँ पे आपको CT MRI ब्लड टेस्ट जितनी मेजर टेस्ट होती हैं वो लगभग आपको मिल जाते हैं। मेजर जितने डॉक्टर एक्सपर्ट्स होते हैं लगभग वो भी मिल जाते हैं। अगर DMHP यहाँ फंक्शन कर रही है तो आपको साइकेट्रिस्ट भी मिल जाएगा और साइकेट्रिस्ट के साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, PSW और साइकेट्रिक नर्सेस ये हो जाएंगे, है ना। तो ये इस तरीके से DH में ये होता है कैपेसिटी। आशा वर्कर का फंक्शनिंग 1,000 जो है रूरल एरियाज़ में, 2,000 पॉपुलेशन पे अर्बन एरियाज़ में आशा वर्कर रखे जाते हैं। 21 मिनट 30 सेकंड का वीडियो हो गया, देखते हैं और जितना कवर होगा। थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं है इसीलिए मैं पेस ज़्यादा बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर फोकसेस ऑन प्रिवेंटिव केयर, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। PHC प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए फोकस्ड है। CHC रेफरल सेंटर है पहला, एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर के लिए जो है डील करता है, जो सीरियस मेडिकल कंडीशंस होते हैं और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, कॉम्प्लेक्स सर्जरी प्रोवाइड करता है। अब कुछ रिप्रोडक्टिव, मैटरनल और नियोनेटल चाइल्ड और एडोलसेंट हेल्थ से रिलेटेड जो स्कीम्स है वो देख लेते हैं। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK 2011 में लॉन्च हुआ था। किसके लिए हुआ था? आप जैसे देख रहे हैं, जननी यानी माता और शिशु यानी जो बच्चा है उसके सुरक्षा के लिए, यानी सेफ डिलीवरी के लिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट किया जा रहा है। मैटरनल बेनिफिट एक्ट आया था 1961 में और ये आर्टिकल 42 के तहत मैटरनिटी लीव जो मिलता है महिलाओं को। प्रिविलेंस एंड इम्पैक्ट देखें तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो है वो 97 हो गया है 1 लाख लाइव बर्थ पे। तो ये ध्यान रखना, ये 1 लाख लाइव बर्थ पे होता है, बाकी सब 1,000 पे होता है मैक्सिमम, बट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो 1 लाख पे होता है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है काफ़ी बेहतर हो गया। पहले सिर्फ 3800 में से 38 लोग जो है 38 महिलाओं का डिलीवरी इंस्टीट्यूशन में होता था यानी हॉस्पिटल में होता था, लेकिन 2021 के सेंसस के अकॉर्डिंग 79% महिलाएं अब इंस्टीट्यूशन में यानी हॉस्पिटल में डिलीवरी कराती हैं। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आया जो कि 2016 में लॉन्च हुआ। तो ये स्कीम जो है एंटीनेटल केयर कवर करता है, एंटीनेटल केयर को कवर करता है और फोकस करता है। एंटीनेटल क्या होता है? जो आफ्टर बर्थ, ठीक है, या प्रीनेटल जो होता है वो बिफोर बर्थ होता है। तो द स्कीम प्रोवाइडेड फ्री एंटीनेटल केयर सर्विसेज टू 10 million women in 2020, reduction in mother mortality, maternal mortality rate with the aid of initiatives like PMSMA. India is targeting NMR 70, तो ये 2030 तक 70 लाने का टारगेट है जिसमें काफ़ी हद तक हम अचीव कर लेंगे। मिशन इंद्रधनुष जो है लॉन्च हुआ 2014 में और इसमें इम्यूनाइजेशन जो है फोकस किया गया। मिशन इंद्रधनुष इम्यूनाइजेशन के लिए जाना जाता है। 65% इन 2014 और 91% 2021 के डेटा के हिसाब से हमने कवर कर दिया है। इम्यूनाइजेशन इंडेक्स जो है ओवरऑल उसमें इंडिया का 90% क्या नाम है कंप्लीशन है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। न्यूट्रिशनल एंड प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम्स देखें तो नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव जो कि 2013 में लॉन्च हुआ था, ये एक सप्लीमेंट इनिशिएटिव है, सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या है, आयरन एक जो है सप्लीमेंट के तौर पे दिया जाता है गर्ल चाइल्ड को और मेल चाइल्ड को भी दिया जाता है स्कूल में जो प्रोवाइड किया जाता है।
ओवर 130 मिलियन वुमेन एंड चिल्ड्रन हैव बीन प्रोवाइडेड आयरन सप्लीमेंटेशन। एनीमिया का प्रेवलेंस जो है 2021 के अकॉर्डिंग 6 से 59 मंथ के बच्चों में 58.2% में एनीमिया पाया गया, और प्रेग्नेंट वुमेन में 50% प्रेग्नेंट वुमेन में एनीमिया पाया गया। एनीमिया मतलब खून की कमी। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ 1992 में, और आयोडीन से क्या होता है, घेंघा रोग होता है, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आयोडाइज्ड साल्ट को प्रमोट किया गया। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड ड्यू टू यूनिवर्सल साल्ट आयोडाइजेशन, ठीक है। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस, तो फ्लोरोसिस एक दांत का बीमारी है जिससे दांत पीला पड़ जाता है, फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने से 1999 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद में रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ 1917 में, और टीबी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2020 में आया, और जो कि फ्री ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये RNTPC। और इसके जो है टारगेट थे 2025 को टीबी को इरेडिकेट करने का, लेकिन अब 2030 हो गया है, ठीक है। तो निक्षय मित्र भी बनाए जाते हैं। निक्षय मित्र जो है टीबी पेशेंट को हेल्प करते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनके प्रिवेंशन के लिए, और 1000 रुपये उनको अब न्यूट्रिशन के लिए पैसे भी दिए जाते हैं टीबी पेशेंट को। BCG वैक्सीन जो है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी हैव कंट्रीब्यूटेड द ग्रेजुअल डिक्लाइन इन टीबी इंसिडेंस, टारगेट टू एलिमिनेट टीबी बाई 2025, बट अब इसका टारगेट बढ़ा दिया गया। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है 1992 में लॉन्च हुआ। नाको इसी के अंडर जो है काम करता है। प्रेवलेंस ऑफ HIV/AIDS, इंडिया इज 2.1 मिलियन पीपल लिविंग विद HIV 2021 के सेंसस के अकॉर्डिंग। प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या होता है, ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम एंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, मतलब नीडल एक्सचेंज ना करें, इससे प्रिवेंशन के लिए उसके क्या नुकसान है उसके लिए लोगों को जागरूक करना। पल्स पोलियो प्रोग्राम 1995 में लॉन्च हुआ था, और इंडिया 2014 में पोलियो मुक्त घोषित हो गया। ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव चल रहा है, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान अभी जो है पोलियो से मुक्त घोषित नहीं हुआ है। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम 2007 में लॉन्च हुआ। 28% एडल्ट 15 साल से प्लस वाले किसी न किसी फॉर्म में टोबैको का यूज़ करते हैं। कोटपा एक्ट जो 2003 में आया, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इसमें 80% एरिया पे जो टोबैको प्रोडक्ट है उसमें चेतावनी होना चाहिए कि ये कितना खतरनाक है। नेशनल प्रोग्राम ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, NPCDCS बोलते हैं, जिसको 2010 में लॉन्च हुआ था। कैंसर की प्रेवलेंस देखें तो 1.1 मिलियन लोगों को कैंसर हो रहा है एनुअली, एंड डायबिटीज़ लगभग 77 मिलियन लोगों को हो रहा है, एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ सबसे ज़्यादा डेथ होने के कारण जो है वो यही है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज लगभग 28%। प्रिवेंटिव मेजर वही है, हेल्दी लाइफस्टाइल, अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट। 28 मिनट का वीडियो हो गया है, 5-10 मिनट और देखते हैं जितना कवर होता है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 2018 में लॉन्च हुआ, जो कि हमने अभी आपको बता दिया। इंडियाज़ हेल्थ इंडेक्स देखें तो इंडिया का जो रैंक है 112 है आउट ऑफ 195 कंट्रीज इन हेल्थ परफॉर्मेंस। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या अपनाते हैं, फॉर NCD, इम्यूनाइजेशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में आया, जिसके तहत जो है हेल्थ इंश्योरेंस, पूरे विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम है ये। तो इसके तहत जो है 5 लाख रुपए पर फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाने लग गया, कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो पैनल जो हॉस्पिटल है वहाँ फ्री हो जाएगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कब आया 2017 में, फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद मेंटल इलनेस एंड एक्सेस टू एनहांस, यू हैव टू प्रोवाइड एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज एंड द डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा MHCA का, MHCA 2017 का। पहले जो है ना, जो सुसाइड था वो IPC की सेक्शन 309 के तहत क्रिमिनल ऑफेंस था, 6 महीने की जेल हो जाती थी, तो इसको डिक्रिमिनलाइज किया गया MHCA में। द क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 में आया, और इसका काम था क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट बनाना, और उससे मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के वो मेंटेन करना।
पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHC एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी केयर एंड हेल्थ प्रमोशन। हाउ मेनी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स आर रिक्वायर्ड एट अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो कि 30,000 से 50,000 पॉपुलेशन पे होता है, तो 2 से 3 ANM होते हैं। एट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर व्हाट इज़ द पॉपुलेशन कवरेज पर मेडिकल ऑफिसर। तो जो CHC है वो 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन पे बनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट केयर एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं वो IPD OPD रन करते हैं। विच प्रोग्राम फोकसेज ऑन प्रमोटिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड इम्यूनाइजेशन इन रूरल कम्युनिटीज थ्रू हेल्थ एजुकेशन एंड आउटरीच एक्टिविटीज़। तो आशा वर्कर का इसमें रोल होता है। व्हाट इज़ द कवरेज टारगेट फॉर द प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो इन टर्म्स ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विसेज, तो ओवर 10 मिलियन वुमेन इन 2020। Which of the following diseases targeted for elimination by 2025 through the revised National Tuberculosis Control Program। तो ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए है। What does the National Tobacco Control Program aim to reduce tobacco use in India। तो कैसे करता है, by raising taxes on tobacco and banning smoking in public places। Which of the following initiatives is designed to reduce maternal and infant mortality rates through improved healthcare services। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से। What is the aim of आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसको अब नाम दे दिया गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ठीक है, इसका उद्देश्य प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज एट ग्रास रूट लेवल। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका मेजर जो हेल्थ से रिलेटेड था वो कंप्लीट हुआ। आगे की जो ये कंटेंट है ये नेक्स्ट वीडियो में करूँगा कवर। इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं, ठीक है, और मेरी हिम्मत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।